इजराइल और ईरान के बीच भारी जंग जारी है। ईरान पर इजराइल कहर बनकर टूटा है। दोनों देशों के बीच पिछले 5 दिनों से जारी जंग ने अब भयानक रूप ले लिया है। खमनेई के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने के लिए नेतन्याहू हर हद पार कर जाने को तैयार हैं। नेतन्याहू ने तो यहां तक कह दिया है कि खमनेई के खात्मे के बाद ही ये युद्ध रुकेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 समिट को बीच में ही छोड़कर वापस लौट गए। ट्रंप ने जाने से पहले ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने तेहरान से लोगों को तुरंत चले जाने को कहा है। ट्रंप के इस बयान से दुनिया भर में खलबली मची है। तो क्या ट्रंप ने भी अब खमनेई के खात्मे का मन बना लिया है? क्या ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमनेई का आखिरी वक्त आ चुका है? इजराइल ईरान की टक्कर, मिडिल ईस्ट में डर भयंकर। 5 दिन से जारी महारण, ईरान पर हमला हर क्षण। ईरान पर इजराइल का कहर, तीसरे विश्व युद्ध का डर। 100 घंटे से हमले जारी, ईरान के खात्मे की बारी। ट्रंप नेतन्याहू की कसम, खामेनेई का सिर कलम। इजराइल और ईरान के बीच की जंग निर्णायक स्तर पर पहुंच गई है। पिछले 5 दिनों से इजराइल ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। मंगलवार यानी 17 जून को इजराइल के हवाई हमले में ईरान के डिप्टी कमांडर मेजर जनरल अली शादमानी की मौत हो गई। सैन्य आपात कमान के हेड थे अली शादमानी। 4 दिन पहले ही अली शादमानी ने संभाला था पद। 13 जून को मेजर जनरल गुलाम अली राशिद की जगह ली थी। इजरायली हमले में मारे गए थे मेजर जनरल गुलाम अली राशिद। इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान भी पलटवार कर रहा है। युद्ध के 5वें दिन मंगलवार को ईरान ने तेल अवीव में भीषण हमला किया। ईरान ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर मिसाइल दागी। इसके अलावा इजरायली मिलिट्री से जुड़ी खुफिया एजेंसी AMAN की बिल्डिंग को भी निशाना बनाया। ईरान के हमले के बाद इजराइल में लोगों को बंकरों में छिपाना पड़ा। इजराइल में पिछले 5 दिनों में 2 दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जबकि ईरान में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 16 जून को इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान में नेशनल न्यूज चैनल पर भारी बमबारी की। जब तेहरान में नेशनल न्यूज चैनल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग की बिल्डिंग पर इजराइल ने बम गिराया, उस वक्त टीवी एंकर लाइव शो कर रही थी। वीडियो में देख सकते हैं कि एंकर सिर छिपाते हुए भागती है। उसके पीछे की स्क्रीन काली हो जाती है। स्टूडियो मलबा और धुएं से भर जाता है। इजराइल का आरोप है कि ईरान के सरकारी न्यूज चैनल से इजराइल के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था। इजराइल जिस तरह से हमलावर है, उससे ईरान में दहशत है। इजराइल ने जिस तरह से चुन कर ईरान के मिलिट्री शासकों और न्यूक्लियर साइंटिस्ट को खत्म किया है, उससे साफ जाहिर है कि नेतन्याहू के टारगेट पर ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई भी हैं। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं कि खामेनेई की हत्या के बाद ही दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध खत्म होगा। जानकारी के मुताबिक नेतन्याहू ने पहले ही खामेनेई को निशाने पर ले लिया था, लेकिन ट्रंप ऐसा नहीं चाहते थे। ट्रंप का मानना था कि इससे युद्ध और भड़क सकता है। हालांकि कनाडा में G7 को बीच में छोड़कर जिस तरह से ट्रंप वापस अमेरिका लौट गए हैं, उससे किसी बड़े हमले की आशंका बन गई है। ट्रंप के कनाडा से वापस लौटने से पहले तेहरान को तुरंत खाली करने की चेतावनी देना भी किसी बड़ी योजना की ओर इशारा कर रहा है। इजराइल की अपील पर भी अमेरिका अभी तक सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। वैसे तो इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया है, लेकिन कुछ परमाणु ठिकाने अंडरग्राउंड बंकर में हैं। इजराइल के लगातार हमलों के बाद भी अंडरग्राउंड परमाणु ठिकाने सुरक्षित हैं। इन अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इजराइल के पास हथियार नहीं है। अमेरिका ही है जो ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों को B-2 बॉम्बर से तबाह कर सकता है। इजराइल के लगातार हमलों से ईरान में तबाही की तस्वीरें साफ दिख रही हैं। ईरान की सैन्य क्षमता को भी भारी नुकसान पहुंचा है। नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान के आधे से ज्यादा ड्रोन ध्वस्त कर दिए हैं। ईरान के परमाणु कार्यक्रम की धज्जियां उड़ा दी है। अब खामेनेई का परमाणु का सपना सालों पीछे छूट गया है। लेकिन इजराइल के भीषण हमले से ऐसा लगता है कि नेतन्याहू ईरान के परमाणु कार्यक्रम, बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता का पूरा सफाया और खामेनेई के आतंकी गठजोड़ को खत्म करके ही मानेंगे। अगर ईरान ने परमाणु समझौता नहीं किया तो इजराइल के साथ अमेरिका युद्ध में उतर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो खामेनेई की मौत निश्चित है। उधर खामेनेई की मौत का प्यासा सिर्फ इजराइल ही नहीं है। ईरान के पूर्व राजा के बेटे रजा शाह पहलवी ने भी
सर्वोच्च नेता अली खामेनी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। रजा शाह पहलवी के पिता शाह मोहम्मद रजा पहलवी का 1979 तक ईरान पर शासन था, लेकिन इस्लामिक क्रांति के बाद मोहम्मद रजा पहलवी को देश छोड़कर जाना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ट्रंप नेतन्याहू ने इस कसम को खा लिया है कि इस जंग को अंजाम पर पहुंचाएंगे, और अंजाम पर पहुंचाने की एक जो तस्दीक होती है वो खामनेई के खात्मे से होती है। क्या ये वाकई हो सकता है? क्या ऐसा ही आगे कार्ड्स पर दिखाई पड़ता है? मेरे साथ दो खास मेहमान, वरिष्ठ अधिकारी सेना के रिटायर्ड जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच मेरे साथ सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड शशि अस्थाना मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का मेरे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और समय निकालने के लिए। सबसे पहले मेजर जनरल ध्रुव कटोच, मैं आपका रुख करता हूं। ये लड़ाई जहां पर पहुंच गई है, कहते हैं जब वॉर होता है, लड़ाई होती है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स कुछ तय किए जाते हैं और उनको हासिल करने की तरफ सेनाएं आगे बढ़ती हैं। इजराइल ने सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स रखे कि उन्होंने न्यूक्लियर एनरिचमेंट सेंटर, फैसिलिटीज और इन लोकेशन को खत्म किया और इनको तबाह किया ऑपरेशन राइजिंग लायन के जरिए। लेकिन अब इजराइल ने एक नया ऑब्जेक्टिव सामने रख दिया है इसके बीच में कि खामनेई के खात्मे के बाद ही इस जंग को खत्म समझा जाएगा, और इससे खात्मे से जंग बढ़ेगी नहीं, जंग थमेगी। आप इस वॉर को किस तरीके से ले रहे हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच? राजीव जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। देखिए, जिस प्रकार से ये युद्ध जो है ये मोड़ ले रहा है, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ईरान को एक डील करना पड़ेगी। जिस प्रकार से अमेरिका के प्रेसिडेंट कहते हैं कि टेबल पर आ जाओ और एक डील कर दो, और डील का मतलब सिर्फ इतना होगा, वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। अगर वो इस बात को मान जाते हैं और अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद करने के लिए स्वीकार हो जाते हैं, तो मैं समझता हूं ये युद्ध वहीं पर ही समाप्त हो जाएगा। अगर वो नहीं करते हैं तो ये देखने को फिर हम ये देखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका बीच में आता है या नहीं। इस समय पर जो है इजराइल पूरे युद्ध के क्षेत्र में पूरा भावी है, क्योंकि एयर पावर और एयर कंट्रोल उसके पास है। वो ईरान के पास उस प्रकार का एयरफोर्स नहीं है, ना तो एयर स्पेस की कंट्रोल है, और पूरी तरफ से मुझे लगता है कि एयर स्पेस का कंट्रोल जो है वो इजराइल के पास है। लेकिन ईरान के पास अभी तक बहुत मिसाइल्स हैं और वो नुकसान कर सकता है इजराइल की जो हैबिटेड एरिया है उनके शहरों के ऊपर, वो बहुत भारी अभी तक भी नुकसान कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर ये युद्ध बंद नहीं होता है तो दोनों तरफ से इस प्रकार के कैजुअल्टीज होंगे, अगर अमेरिका बीच में नहीं आता है तो। इजराइल के पास खुद वो ताकत नहीं है कि जीत हासिल करे, लेकिन अमेरिका के साथ अगर उनके साथ है तब तो ये जीत हासिल हो सकती है। नहीं तो मुझे लगता है कि वॉर एम जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होंगी, और ईरान अपना न्यूक्लियर फैसिलिटीज को इंस्पेक्शन के लिए ओपन कर देगा और वो एक्सेप्ट करेगा कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएगा। तब मैं समझता हूँ ये युद्ध समाप्त हो सकता है। खमेनी के मरने से या जीने से मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ेगा। ये रिजीम चेंज का मामला मेरे अपने सोच विचार से नहीं है। राजीव जी, ये रिजीम चेंज का मामला नहीं है, ऐसा मेजर जनरल ध्रुव कटोच यहाँ पर सोचते हैं, और वो कहते हैं खमेनी का खात्मा हो या ना हो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऑब्जेक्टिव्स किसी भी वॉर में अचानक चेंज करना किस बात की निशानी है, ये भी दर्शकों को हम समझाने की कोशिश करेंगे। बड़ी खबर का रुख करते हैं, फिर मेजर जनरल शशि अस्थाना आपका रुख करूंगा। तेल अवीव और यरूशलेम में ईरान ने मिसाइलें दागी हैं। तेल अवीव और यरूशलेम में जोरदार धमाकों की आवाज़ें आई हैं। इजराइल के कुछ हिस्सों में सायरन बजने लगे जो कि हवाई हमले के सायरन हैं। इजरायली सेना ने IDF ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराया है। आयरन डोम जिसकी बात होती है, इजराइल ने हवाई हमले की चेतावनी उसके बाद हटा भी ली, लेकिन इस तरीके के हमले हुए हैं, कुछ धमाके सुनाई पड़े हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, जो कि फॉर्मर DG इन्फेंट्री भी रहे हैं। मेजर जनरल शशि अस्थाना, वॉर को काइनेटिक और नॉन कॉन्टैक्ट इस रूप में जो इजराइल और ईरान के बीच में हो रहा है देखा जा रहा है।
हालांकि कोई कांटेक्ट नहीं है, 1600 किलोमीटर की दूरी है दोनों के बीच में। आपको क्या लगता है, एस्केलेशन लेडर अगर जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, क्या ये वॉर आप लंबा खिंचता हुआ देख रहे हैं या आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी इस वॉर का खात्मा हो जाएगा? देखिए, जैसे आप अगर वॉर एम की बात करें तो वॉर एम में इजराइल ने पहले तीन चीजें अपनी तरफ से उनका एम था कि इजराइल के न्यूक्लियर हथियार और उनकी फैसिलिटीज को बर्बाद करना। अब एक स्टेज ऐसी आ गई है उस वॉर एम की तरफ जब उन्हें लगता है कि बाहर का सुपर स्ट्रक्चर तो मैंने बर्बाद कर दिया, लेकिन जो जमीन के अंदर या पहाड़ के अंदर या टनल के अंदर जो फैसिलिटीज हैं वो मैं बर्बाद नहीं कर पाऊंगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ। उसके लिए अमेरिका की जरूरत पड़ेगी और अमेरिका के बॉम्बर और उनके एमुनिशन की जरूरत पड़ेगी, GBU-57 और बाकी इस किस्म के जो भी बंकर बस्टर्स हैं। तो इस हालत में जो वॉर एम है वो इस जगह पे जाके अटक गया है। दूसरी चीज थी, उन्होंने मिलिट्री कमांडर्स को मारा। वो एक बहुत ही अच्छा एक मिलिट्री ऑपरेशंस के हिसाब से बड़ा तगड़ा ऑपरेशन रहा है और बहुत ही स्पिन पॉइंट ऑपरेशन रहा है। तीसरा जो था कि उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इसको बर्बाद करना, इसके ऊपर भी वो काफी हद तक सक्षम रहे हैं। ईरान की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इतनी एयर पावर नहीं है। एयरफोर्स उनकी बहुत पुराने जमाने की है, वो कुछ कर नहीं पाई। और जो उन्होंने शुरू में इनका एयर डिफेंस को ध्वस्त कर दिया, उसके बाद में एयर के हिसाब से उनको उनके जो वॉर एम थे वो अच्छी तरीके से वो कम से कम आराम से मूव कर पा रहे हैं। ईरान की जो ताकत थी वो थी उनकी ग्राउंड फोर्सेस ज्यादा हैं, लेकिन वो इसमें कारगर शामिल नहीं हो रही हैं क्योंकि कांटेक्ट वॉर, जैसे आपने बोला, डायरेक्ट कांटेक्ट तो हो नहीं पाएगा बिकॉज बीच में दो देश हैं। तो जाहिर है कि फौजों की लड़ाई या टैंक अगर आपके पास ज्यादा भी है, फौज ज्यादा भी है, चाहे 6.5 लाख है, ईरान की 1.5 लाख है, उससे कोई आपको ईरान को कोई विशेष फायदा हुआ नहीं। इसराइल ने बड़ा लंबा प्लान और बहुत अच्छा प्लान बनाया था कि भाई उन्होंने जितने भी पहले ईरान के प्रॉक्सीज हैं, चाहे हिजबुल्लाह है चाहे हमास है, उन सबको भी जो पावर है उसको काफी हद तक नष्ट कर दिया गया था, काफी हद तक डिग्रेड कर दिया था। और उसके बाद वो ईरान की तरफ गया, तो एक तरीके से एसिमेट्रिक वॉर का भी ऑप्शन जो है वो ईरान के पास बचा नहीं। अब आती है बात, क्या ईरान के दोस्त उनका कुछ कर पाए? अब ईरान के दोस्तों में भी कुछ खास नजर नहीं आया। रूस अपने यूक्रेन में लगा हुआ है, उनकी वहां पर लड़ाई चल रही है भीषण, और चीन ने कोई खास सिवाय मॉरल सपोर्ट के कोई खास फायदा दिखाया नहीं है। अरब कंट्रीज जो हैं वो भी एक तरीके से वेस्ट की तरफ ही उनका झुकाव है, हालांकि मुंह से वो इजराइल का वो करते रहे। अब आती है बात रिजीम चेंज की। रिजीम चेंज नेतन्याहू का तो हमेशा से सपना रहा है और मेरे विचार से अमेरिका का भी ये सपना रहा है कि जितने भी ये रेडिकल रिजीम है खुमैनी के नीचे, ये रेडिकल रिजीम जब तक रहेगी तब तक उनका एजेंडा हेट अमेरिका हेट इजराइल का तो रहेगा ही रहेगा और वो न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश करेंगे। और अगर उनकी कुछ भी ताकत बाकी रह जाती है तो आगे चल के बन सकता है। और ये भी है कि अगर आज वो नहीं कर पाए, नेतन्याहू को लगता है कि ये मेरा मौका है, अगर मैं अभी नहीं कर पाया तो मैं फिर कभी नहीं कर पाऊंगा, उनको ये लगता। जो अमेरिका है वो डायरेक्ट लड़ाई में घुसना नहीं चाहता। वो हम अफगानिस्तान में घुसे थे, 20 साल भुगत के वो आ गए हैं, तो ग्राउंड वॉरफेयर में तो वो घुसना नहीं चाहेंगे। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने जो विडंबना है वो सिर्फ इतनी है कि मैं इनको बॉम्बर और ये एमुनिशन दूं या ना दूं, और बॉम्बिंग कैंपेन में मैं इनका साथ दूं या ना दूं। अगर देते हैं तो खतरा यह है कि अगर ईरान ने उनके जो जितने बेस है मिडिल ईस्ट में, उनका एयर डिफेंस इतना तगड़ा नहीं है, उसके ऊपर अगर वार किया और अमेरिकी कैजुअलिटी हो गई तो प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तो ये इनका एक विडंबना है। अगर साथ नहीं देते हैं इजराइल का तो इसके आगे मुझे नहीं लगता, इजराइल बार बार मार के जितना भी करेगा कोशिश, इजराइल के भी एक लिमिट है। अगर आप देखिए ईरान में और इजराइल में सबसे बड़ा फर्क यह है कि उसका एरिया अगर आप देखें और उसके लोग देखें तो ईरान में हेट इजराइल की सारे के सारे, चाहे वो आपस में लड़ रहे हो, खुमैनी से खुश ना हो, जो भी हो, लेकिन हेट ईरान में वो सारे के सारे एक साथ हैं। लड़ाई में ईरान और अमेरिका और इजराइल से लड़ाई होगी, पूरा देश एक साथ है, पहली बार।
दूसरी चीज क्या है, ईरान में पनिशमेंट सहने की कीमत की ताकत इजराइल से ज्यादा है। जितने भी ये रेडिकल कंट्रीज हैं और रेडिकल ग्रुप्स हैं, चाहे हुदी हो चाहे हमस हो, अभी गाजा में भी लोग देखिए कितनी पनिशमेंट सह रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं निकल रहे हैं वहां से, गाजा छोड़ के नहीं जा रहे हैं, हाथ में उन्होंने हथियार नहीं डाले अभी तक। तो इनमें, इन देशों में पनिशमेंट सहने की ताकत ज्यादा है। जी। अगर मान लो 50,000 लोग ईरान में मर जाते हैं, खुमैनी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 10,000 लोग इजराइल में पड़ जाए तो इजराइल बहुत मुसीबत में आ जाएगा। तो ये एक फर्क है दोनों में। तो ईरान मेरे हिसाब से काफी लंबे समय तक पनिशमेंट ले सकता है, इजराइल उतने लंबे समय तक पनिशमेंट ना ले पाए, इसलिए उसको अपना ये बॉम्बिंग कैंपेन जो कुछ भी करना है वो थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। मैं बड़ी खबर का रुख कर लेता हूं सर, आप दोनों का रुख करूंगा। ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट से हम बड़ी खबर के रुख करेंगे। इस वक्त आ रही, क्योंकि जो स्थिति है इस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में, वहां नातांज पर हमले के बाद अभी जो स्थिति है, लगातार इजराइल की तरफ से हमले हो रहे हैं। आज इजराइल ने दूसरे सैन्य बेस पर भी हमला किया है और ईरान इजराइल के बीच बड़ी खबर एक ये भी है कि भारत के जो लोग वहां फंसे हैं उनसे जुड़ी खबर भी बहुत प्राथमिकता में। 110 भारतीय छात्र आर्मेनिया पहुंचा दिए गए हैं। भारतीय दूतावास की मदद से इन्हें आर्मेनिया पहुंचाया गया, जहां से इन्हें दिल्ली लाया जाएगा। कल आर्मेनिया इन्हें पहुंचा दिया गया था, अब इन्हें आर्मेनिया से कल दिल्ली लाया जाएगा। तो भारत भी अपने रेस्क्यू मिशन में इस वक्त लग गया है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ही अपने नागरिकों को ये ईरान या दूसरे आसपास के ऐसे लोकेशन से जहां पर ईरान हमला कर सकता है वहां से दूर रहने की बात कह रहा हो। भारत ईरान से भी दूर रहने की बात कह रहा है और बचने की भी बात कह रहा है और बचा भी रहा है। मोहम्मद शोएब मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ईरान में पढ़ाई कर रहे छात्र मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। मोहम्मद शोएब, इस वक्त आप कहां हैं और अभी हालात क्या हैं ईरान में? अनम्यूट करें मोहम्मद, अपने को अनम्यूट कर लें। शोएब, अपने को अनम्यूट करें। इस वक्त हम ईरान के शहर कुम में, और हालात यहाँ पर अगर संगीन कहे तो वो कम कहना होगा, यहाँ पर हालात वैसे हो गए। अभी आपको इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या बताया गया है? कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो आर्मीनिया पहुंच चुके हैं, 110 के करीब नफरी है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स आर्मीनिया पहुंच गए हैं और इस वक्त एम्बेसी की तरफ से हमें एक ही गाइडलाइन मिलती है कि आपको काम रहना है और पैनिक नहीं करना है, क्योंकि एम्बेसी आगे का सब हैंडल कर रही है। और आप लोग हैं कहाँ? क्या कोई बंकर है जहां पर हैं? और जहां आप हैं क्या वहां पर भी बम्बार्डमेंट्स हुए हैं? जहां हम हैं इस शहर का नाम कुम है और यहाँ पर अभी कोई भी ऐसे बम्बार्डमेंट्स नहीं हुए हैं। यहाँ पर अभी सिचुएशन थोड़ी काम ही है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो ये सिचुएशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक और डिस्ट्रक्टिव है। मोहम्मद, इस वक्त वहां पर कितने भारत के लोग हैं जिनको आप जानते हैं ईरान में? ईरान में तो ऐसे हम मेनली अपने कॉलेज में सबको ही जानते होंगे, लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस और बहुत सारे लोग जो यहाँ पर काम या बाकी चीजों के लिए यहाँ पर आए थे, वो भी बहुत सारे यहाँ पर है और उन सबको इस वक्त एम्बेसी ने कुम में जमा किया है, जहां से वो आगे फर्दर एक्शन के बारे में अभी कुछ भी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है। और आप लोगों को कब कहा गया है यहां से बाहर निकलने के लिए आर्मीनिया की तरफ? अभी उसके बारे में हमें एम्बेसी की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। अभी जानकारी नहीं दी गई है। आपके साथ कुल कितने भारतीय स्टूडेंट हैं वहां? हमारे साथ कुल अंदाजन 1000 के ऊपर भारतीय स्टूडेंट्स यहाँ पर होंगे। 1000 के ऊपर हैं। ये एक बड़ी संख्या है, बड़ी नफरी है। हाँ। जो कि वहां पर मौजूद है। तेहरान से आ रही खबरें आपको कितना परेशान करती हैं? जी, तेहरान में जो हालात है बहुत ज्यादा संगीन है, क्योंकि इजराइल की बम्बार्डमेंट्स का मेन टारगेट तेहरान ही था। तेहरान ही था। मोहम्मद शोएब, तो हमें कल, हाँ बोलें। तो हमें कल तेहरान रिलोकेट किया गया है कुम की तरफ, क्योंकि तेहरान में जो हालात है वो बहुत ज्यादा संगीन है और वहां पर बॉम्बार्डमेंट्स हमने देखी, हमने वहां की हालात देखी भी निकलने के वक्त की कितनी ज्यादा खराब हो चुकी है। तेहरान में क्या हालात हैं जो आपने अपनी आंखों से देखे? जी, हमने अपनी आंखों से देखा है। हमारे से जहां हम
डॉ में रह रहे थे, वहां से यही 2 या 2.5 किलोमीटर दूरी की जगह पे बॉम्ब पड़ा है, जिसकी वजह से वहां पर कुछ कैजुअलिटीज भी हुई। इवन तो जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहां जाके हेल्प भी की, दे स्टिल वेर चेक, क्योंकि वो फॉरेन नेशनल्स थे। और आप कब तक भारत लौटने की उम्मीद कर रहे हैं? मोहम्मद जल्दी शोएब, से जल्दी, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जो इजराइल है वो हालात कितने संगीन करेगी। ठीक है, ठीक है मोहम्मद शोएब, अपना ख्याल रखें, इंडियन एम्बेसी, भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें और ज्यादा वेंचर आउट ना करें, क्योंकि ये आपकी भी सुरक्षा को, आपकी सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकता है। अपने और बाकी साथी भारतीय स्टूडेंट्स के टच में लगातार बने रहे। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शोएब मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका। उधर बड़ी खबर यह कि ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के हमले में 15,000 मशीनों के खत्म, बर्बाद होने की खबर है। सेंट्रीफ्यूज मशीनें, इनको बड़ा नुकसान पहुंचा है। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम एनरिचमेंट यहीं पर होता है, नातांज में। यूएन की परमाणु निगरानी एजेंसी ने ये जानकारी दी है सामने कि बड़ा नुकसान यहाँ पर नातांज यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी सेंटर पर हुआ है। मेजर जनरल ध्रुव कटोच, हमने एक छात्र से भी बात की, उसने वहाँ के हालात बता दिए। हमने अभी यूएन के हवाले से, कमेटी के हवाले से खबर दी कि नातांज में क्या हुआ है, लेकिन क्या आप ऐसी उम्मीद करते हैं कि खुद को दबाव में आता हुआ देखकर ईरान होर्मुज स्ट्रेट में, जो कि ओमान और ईरान के बीच एक खास एक पास है, वहां पर कुछ ऐसा कर सकता है जिससे पूरे वर्ल्ड को इस वार की आंच झेलनी पड़े? ये खतरा मैं समझता हूं इस समय पर है, और इससे इसका असर यह होगा कि ये पूरी शिपिंग जो है हॉर्मुज स्ट्रेट में बंद हो सकती है, और ये काबिलियत है ईरान को ये करने की। लेकिन मैं कहता हूं कुछ इससे भी ज्यादा बढ़ के हो सकता है। अगर गुस्से में आके, अगर ईरान की तरफ से अगर आप सोचें और वो समझ रहा है कि मैं हार रहा हूं और कुछ नहीं कर सकता हूं, तो अगर वो ऑयल वॉर ही शुरू कर दे और सऊदी अरेबिया के ऑयल फील्ड्स के ऊपर बॉम्बिंग कर दे, तब तो मैं समझता हूं कि हालत और भी गंभीर हो जाएगी, क्योंकि पूरा पेट्रोलियम, ऑयल और गैस का सप्लाई जो है वेस्ट एशिया से बंद हो सकता है, जिससे कि कीमतें यहां तक चढ़ जाएंगी कि आप अंदाजा। डेटरेंट नहीं बन पाया तो इस तरह की हालात मेरे साथ हो सकती है, इसलिए मेरा हक है। मेजर जनरल शशि अस्थाना, देखिए, ईरान की जो रेडिकल रिजीम है उसका तो हमेशा से यही मानना है कि अगर हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बने तो हमारी पिटाई ऐसी ही लगती रहेगी और हमें इसी नजरिए से देखा जाएगा। और जैसे इजराइल को लगता है कि भाई मेरे एग्जिस्टेंस का सवाल है, ईरान को भी लगता है कि मेरे आसपास जितने भी दो देश हैं वो क्योंकि सुन्नी डोमिनेटेड हैं, उसको भी लगता है कि भाई मैं अकेला पड़ जाता हूँ इस मुसीबत में। तो उसकी जो डिजायर है, जो उसकी कोशिश है न्यूक्लियर बम बनाने की, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत ही प्रबल है, कम से कम खुमैनी रिजीम की। और ये जो उनकी डिजायर है, ये अभी तक उन्होंने देखिए छोड़ी नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कई बार ये बोला है कि आप नेगोशिएट कीजिए, और नेगोशिएट एक्चुअली है क्या नेगोशिएशन? बेसिकली उनका यही है कि आप न्यूक्लियर बम भूल जाइए, वही एक बेसिक कंडीशन है उनकी नेगोशिएशन की। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ऐसा नहीं है कि अगर ईरान मुसीबत में आता है और ज्यादा परेशानी में आ जाता है, और अगर अमेरिका ऑफेंसिव एक्शन में इजराइल का साथ देता है, तो 2-3 चीजें हो सकती हैं जो ज्यादा परेशान करने वाली होंगी। और वो है कि अगर अमेरिका के किसी बेस पे हमला होता है तो और ज्यादा मुश्किल हो सकती है, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उसमें जैसे जनरल कटोच ने बताया, भारत और चीन को तो प्रॉब्लम जो है वो है, लेकिन पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप और प्रेसिडेंट बाइडेन दोनों के दोनों तेल की कीमतें कम करना चाहते थे, ताकि रूस की जो इनकम है वो कम हो जाए। और अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो रूस को बहुत जबरदस्त फायदा होता है, और अगर यहाँ से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ऑयल नहीं जाता है तो यूरोप को भी परेशानी हो जाती है, और यूरोप लगता है कि उनकी भी डिपेंडेंस, उनको लगता है वो फिर से दोबारा से रशिया से ना खरीदना शुरू कर दें। तो बड़ा
इसके काफी सारे डायमेंशंस हैं इस चीज के। तीसरी चीज जो सबसे खतरनाक है, ये अभी शायद किसी की समझ में ज्यादा नहीं आया है, ट्रम्प के दिमाग में ये भी है कि देखिए अगर ये न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज हैं इसके ऊपर बहुत बड़ा वार हो गया और अगर एक्सीडेंटली लीकेज हो गई तो सिर्फ ईरान में ही नहीं उसका दुष्परिणाम नहीं होगा, उसका दुष्परिणाम सऊदी अरेबिया में भी हो सकता है, कतर में भी हो सकता है, बहरान में भी हो सकता है, यूएई में भी हो सकता है, और वो अमेरिका के ये सारे के सारे एलाइज हैं वो किसी के हक में नहीं होगा। तो ये भी एक बहुत भयानक चिंता है। अगर आप एक बार ये बीड़ा उठा ले कि नहीं जी मैं तो 100% मार मार के ही खत्म करूंगा सारे जो न्यूक्लियर सेंट्रीफ्यूज हैं और जितने भी इनके पास न्यूक्लियर यूरेनियम पड़ा हुआ है, तो इसके खतरे हैं काफी। तो इन सब चीजों को अच्छा, और अगर ये नहीं करना है तो आप ग्राउंड पे सोल्जर उतारे तो फिर वही वाली बात आ जाती है। जैसे अफगानिस्तान में कुछ नहीं कर पाए 20 साल में, तो ये क्या गारंटी है कि ईरान में कर पाएंगे? ईरान तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और बहुत बड़ा है, अफगानिस्तान से 3 गुना बड़ा है। तो ये चीजें जो हैं ये मेरे विचार से प्रेसिडेंट ट्रम्प को परेशान कर रही होंगी, तभी वो वापस आए हैं वहां से, और अभी उनकी समझ में नहीं आ रहा है। प्रेसिडेंट एक ट्रम्प और को मुसीबत, जी हाँ, और एक लास्ट मुसीबत इनकी डोमेस्टिक ऑडियंस में है। जो उनके सपोर्टर हैं उसमें आधे तो ये इस चीज में है कि ठीक है जी इजराइल की मदद करो, और आधे बोलते हैं कि यार उनके चक्कर में हम क्यों अपनी मुसीबत मोल ले रहे हैं, और काफी हैं जो इसके हक में नहीं है। तो वो भी जो है, और पहले वो बोल के आए थे जी मैं तो पीस वाला हूं और मुझे लाऊंगा, नोबेल पीस 24 घंटे में हाँ, रूस और यूक्रेन का वॉर रुकवा दूंगा। हाँ, वो तो हुआ अब नहीं। तुम अभी लड़ाई करने बोलते हो जी तेहरान खाली कर दो। ये दो ट्रम्प कार्ड शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि नहीं चलाया, वरना तो बाजियों में अक्सर ट्रम्प कार्ड चलता रहता है। लेकिन जो भी हो, हालात वाकई बहुत गंभीर हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद होता है तो उससे पूरे विश्व पर एक अलग खतरा बैठेगा, और अगर इसमें रूस आता है, बाकी देश इसमें आते हैं, हम आप लोगों के जरिए बहुत कुछ समझ पाए। सर, आप दोनों